उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को बेहतर बना के देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, सस्ता इंजीनियर डॉक्टर बनाएंगे। उनसे अगर उम्मीद कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो इनका इतिहास जानता है, जो पढ़ता समझता है, वो जानता है कि इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है। इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो मनुस्मृति और संविधान नहीं है। ये फंडामेंटल बात कही है। अगर भेड़ों का नेता शेर हो जाए तब भी शेर कुछ नहीं कर पाएगा, और शेरों का नेता भेड़ हो जाए तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इतने सारे लोग हैं, नेता आएंगे, भाषण देंगे, गुणगान करेंगे, सब कुछ होता रहेगा। और जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो मैं प्राइमरली एज एक्टिविस्ट एंड एकेडमिशियन बात कर रहा हूं, नॉट एज ए लीडर। कोई मैं एमएलए एमपी की तरह बात नहीं कर रहा हूं। तो जो बोलूंगा दो टूक बोलूंगा। क्या ये जो घटनाक्रम हुई है इधर, इसके लिए हम कितना जिम्मेदार हैं, पहले अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। बाबा साहब का मिशन स्टेटमेंट क्या था? जाति का विनाश, हम अल्पसंख्यक हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, शिक्षा और रोजगार हमारे जीवन मरण के लिए, हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। यह था उनका मिशन स्टेटमेंट। आप में से एक बात बताइए मुझे, बाबा साहब के बाद एजुकेशन, रोजगार, इंस्टीट्यूशन किसी दलित एजेंडा पे रहा तो हम अपनी जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे। हमारे एजेंडा पे क्या था? सारे लोग अभी रिटायर करेंगे, इसमें से ज्यादातर रिटायर होने वाले लोग ही होंगे, और सरकार जो अभी जॉब में होंगे कम ही होंगे, क्योंकि अभी सबकी निगाह वहां से निगाह इधर रहती है कौन कौन अटेंड कर रहा है। और मुझे उन्होंने प्रोफेसर कहा, मैं प्रोफेसर नहीं हूं, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, और मुझे इस बात का गर्व है। थैंक्स मोदी जी, अमित शाह। थैंक्स मिस्टर मोदी एंड अमित शाह कि आपके रिजीम में क्या क्या हो सकता है, एफआईआर, फर्जी, ये सब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उनके सामने सीना तान के खड़ा हूं और लड़ रहा हूं, कोई छुपने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा ज्यादा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, वो सब ठीक नहीं होगा, रिपीट हो जाएगा। सारा मीडिया जानता है। सवाल ये है, बाबा साहब भी आता हूं लौट के, बाबा साहब के पूरे कोर आइडियाज में थोड़ा सा डिविएट हो गया हूँगा, क्योंकि बहुत देर से बैठा हुआ, सुबह से ही निकला हुआ। 1919 साउथ बोरो कमेटी से लेकर और जब कांग्रेस मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, नोट कीजिएगा, क्रोनोलॉजी दे रहा हूं, उनके राजनीति के केंद्र बिंदु में क्या है? उनके राजनीति एक केंद्र बिंदु में अस्पृश्य है, डिप्रेस क्लासेस। वो साइमन कमीशन में ओबीसी की बात कर रहे हैं, कॉमनल अवार्ड आ रहा है तब भी ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी कम्युनिटी की तरफ से उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है। गायकवाड़ और साहू जी महाराज को छोड़ दीजिए, जो पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। अल्टीमेटली उनके केंद्र में है अस्पृश्य समाज। मैं ये समझता हूं कि अपर दीपो से ही मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े लोगों से मिस जजमेंट भी बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिस जजमेंट भी बड़े बड़े होते हैं। जब उन्होंने खुद कहा था कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप है इस भारत पर, और 1951 के शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में उन्होंने खुद कहा था कि हमारा, लिखा था कि हमारा कोई भी समझौता आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ नहीं होगा। कहा था कि नहीं कहा था? तो हम रेफरेंस दे देंगे। तो हमारे समाज के नेताओं का समझौता किससे हो रहा है, जो बाबा साहब के नाम पर, परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर दिन रात राजनीति करते हैं?
किससे हो रहा है? दलित पैंथर्स अल्टीमेटली जाके शिवसेना में गए और अभी तो यहां पे बगल में लुटियन जोन में ही बैठे हुए हैं, है ना। एक मिनिस्टर एक फेलोशिप नहीं दिलवा सकता है, 2.5 लाख रुपया का सीलिंग है वो खत्म नहीं करवा सकता है। ये शर्म है हम लोगों पर। कुछ लोग सीधे सीधे एकदम हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं और कुछ लोग नकाब पहन के, जरा सर का क्या शेर है जरा नागपाल साहब, तो कुछ नकाब पहन के एक भी 40 साल में मुझे बताइए एक भी आंदोलन अगर शिक्षा और रोजगार पे हुआ हो, कोई नेता और समाज, कोई संगठन इसके लिए आंदोलन किया हो तो मुझे बताइए। सबकी दिलचस्पी एमएलए एमपी बनने में है ना, मिनिस्टर, सरकार, स्ट्रक्चर है। अभी तो है राष्ट्रपति तो हमारे आदिवासी समुदाय के हैं और प्रधानमंत्री तो ओबीसी समुदाय के हैं, 27 मिनिस्टर ओबीसी के हैं। तो ओबीसी का कोई कमीशन बना है क्या? नॉट फाउंड सुटेबल सबसे ज्यादा इस रिजीम में हो रहा है। 28 साल मुझे पढ़ाते हो गए। अभी एक साहब मिले थे तो वही परेशान थे, क्योंकि आप लोग प्रोटोकॉल में ज्यादा रहते हैं, हम लोग का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। प्रमोशन रोक सकता है, छुट्टी ये कर सकता है, यही सब कर सकता है और जिससे ज्यादा नहीं कर सकता। ट्रांसफर भी हमारा नहीं होता है। जहां जिसके छाती में बैठ गए सीधा, जो होगा देखा जाएगा। तो 14 से इधर बात कर रहे थे, बोले उधर आप भी नौकरी किए थे, हम भी किए थे। ऐसा सिचुएशन देखे थे क्या सरकारी बाबू लोगों का? डर के मारे एक एक जो है ना, अपना मोबाइल भी अगर बजता है तो उठाने में डरता है। सारे बाबू लोग को निजी स्टाफ बना लिया है, ये तथ्य है। एक आदमी कुछ नहीं बोल सकता है। तो जो नशा चढ़ा था ना, बाबा साहब से मैंने कहा कि बड़े लोगों से हिस्टोरिक मिसजजमेंट हो सकता है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं किसी पे थोपना नहीं चाहता। जब कांग्रेस मंत्रालय में गए थे बाबा साहब, तो आप भाषण जाकर पढ़िए, या उसके पहले संविधान सभा में जब गए थे तो भाषण उठा के पढ़िए उनका। मेरी नेक्स्ट बुक आ रही है, उसमें सारे आपको दस्तावेज मिलेंगे। उन्होंने कहा था कि संविधान सभा में मैं सिर्फ इस आशा से, उम्मीद से आया था कि मैं अपने अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा कर सकूं, इसलिए आया था। लेकिन मुझे इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा, खुशी का अंदाजा नहीं था मेरा। उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। जब कांग्रेस मिनिस्ट्री में शामिल हुए तो लखनऊ में उनका भाषण है कि हर समय लड़ते के लिए नहीं लड़ते ना, 25 साल से मैं कांग्रेस से लड़ता रहा, लेकिन कांग्रेस मंत्रिमंडल में इसलिए शामिल हुआ कि मैं अपने समुदाय के हितों की रक्षा कर सकूं। कि हर समय लड़ते रहना अच्छी बात नहीं है, समझौते भी करने पड़ते हैं राजनीति में। ये बाबा साहब के 24-25 अप्रैल 1948 लखनऊ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन। अब थोड़ा ब्रेक देता हूं, 51 में आता हूं, उसके बाद फिर लौटूंगा इधर। 1951 इलेक्शन, फर्स्ट लोकसभा, उनका पंजाब में लुधियाना जलंधर का भाषण उठाकर देखिए। क्योंकि उस समय कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी थी ना, बड़ी पार्टी थी, तो लड़ाई किससे होती? जाहिर है कांग्रेस से होती। उस समय तो जनसंघ और ये सब तक कुछ पहचान भी नहीं था। और बाबा साहब को उम्मीद थी कि पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग हमारा साथ देंगे, लेकिन पार्टी का नाम क्या था? शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। पंजाब में जाके भाषण दे रहे थे बाबा साहब। आज ही मैं सुबह 4 बजे पढ़ा हूं कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल के लिए है, 10 साल के लिए है। और 10 साल के बाद जो है ना, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। एब्सोल्युटली एब्यूज कर रहे हैं अपने समाज को एक तरह से, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होगा। और नौकरी 1942 में आंकड़ा दे रहे हैं, ग्रीवांसेज ऑफ शेड्यूल कास्ट 1056। आंकड़ा मैं भी थोड़ा दे दूं,
1056 ICS अधिकारियों में से सिर्फ एक शेड्यूल कास्ट है, वो भी नॉमिनेटेड। 1919 में बॉम्बे प्रोविंस में एक शेड्यूल कास्ट ग्रेजुएट था, 1942 में 500 होता है। तो एक था जब 1942 में, तो 40 साल के अंदर 82 में 20 लाख कर्मचारी हो जाते हैं, आप जैसे साहब लोग हो जाते हैं। क्या यह कम बड़ी उपलब्धि थी? जरा सोचिए, दिमाग पर जोर दीजिए। अरे एमएलए एमपी तो दर्जन भर रहेगा, लाखों लाख नौकरियां ओएनजीसी के साथ बैठे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था और उसमें 30,000 कर्मचारी थे, साहब ने छांट दिया 7,500। ठीक कह रहा हूं? अभी 7,500 कर्मचारी भी SC ST के होंगे और 1 लाख एवरेज अगर मिलता होगा सैलरी, तो 900 करोड़ रुपया पर ईयर इनके घर में जाता है। ये मजाक बात है? कभी आपको सोचवाया नहीं गया ऐसे? खाली जिसको देखो खाली राजनीति राजनीति। 99.9% लोग हमको शेड्यूल कास्ट को मिलते हैं, सब वो कीटाणु काटता रहता है माथा में ऐसे। आपकी बात। रात में गुदगुदी वाला सपना देखता है कि अगला कैबिनेट मिनिस्टर का वो थमी ले रहे हैं। 20 लाख बाबा साहब जो कह रहे थे 51 में, और फिर मैं आऊंगा उनके रेजिग्नेशन पे, कि ये कांग्रेस के लोग कांग्रेस का नाम ले रहे हैं क्योंकि लड़ाई कांग्रेस से थी कि तुम लोग कुछ नहीं देने वाले हैं। देखिए उल्टा हुआ, राजनीतिक रिजर्वेशन बढ़ते जा रहा है ना, हर 10 साल बाद रिन्यू हो रहा है, और आपकी नौकरी खत्म होती जा रही है। तो एक मिसजजमेंट हुआ कि नहीं वहां पे? पॉलिटिकल रिजर्वेशन, यहां मंत्री लोग बैठा हुआ, उसका रिजर्वेशन हर 10 साल पर रिन्यू होता है, और आपकी नौकरी हर 10 साल पर कट रही है। इस खेल को नहीं समझ रहे हैं। जब मैंने कहा ना कि जब शेड्यूल कास्ट के हितों की रक्षा के लिए मैं यहां खड़ा हूं और कुछ बोल रहा हूं, तो सबसे पहले मेरा काम है जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं, जात में नहीं। अब तो जात जात की पार्टी बना के सब ख्वाब देख रहा है कि मैं सीएम बनूंगा। सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी उस समाज के प्रति है जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं। यह भी बाबा साहब का ये स्टेटमेंट है। तो पूरे दुनिया का ठेका लिए चले फिर रहे हैं ना, SC ST OBC माइनॉरिटी सबको हम ठीक कर लेंगे। ये दलित सब तो अपने जात जात में बैठ के मारपीट किए हुए, मुठभेड़ कर रहा है दलित जाति आपस में, मुठभेड़ कर रहा है। नहीं कर रहा? बताइए। चलिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना माल मदिग्गा, कहीं मांग महार चमार चल रहा है, कहीं चमार पासी चल रहा है, कहीं चमार वाल्मीकि चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बाबा साहब ने जोड़ा था हजारों जातियों को, और हम लोग खाली वो पॉलिटिकल कीटाणु के चक्कर में मेरी जाति का इतना वोट है, मुझे एक टिकट दो। वो टिकट मांगने वाला बाबा साहब बोले थे, गवर्निंग कम्युनिटी बोले थे। गवर्निंग कम्युनिटी का मतलब नेता बैठा हुआ नहीं, गवर्निंग कम्युनिटी का मतलब पीपल लाइक यू, द इंटेलिजेंसिया, द इंटेलेक्चुअल्स, द प्रोफेशनल्स। अब AI पे बोले तो साहब यहां बैठे हुए हैं, अपने मंत्री से जाके पूछिए AI के बारे में, उसको कुछ नहीं पता होगा। तो बाबा साहब इनकी बात कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। मैं समझता हूं, मेरी समझ अब बन रही है कि बाबा साहब अगर कांग्रेस में ही कंटिन्यू कर रहे रहते ना जवाहरलाल नेहरू के साथ, तो दलित समाज के लिए और भला कर जाते। और इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। भाई नेहरू भी सोशलिस्ट थे ना, RSS नहीं थे ना। नेहरू RSS नहीं थे, ही वॉज मॉडर्न एजुकेटेड मैन, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वैल्यू के साथ आए थे यहां पे। उनको देश चलाना था, कई तरह के फोर्सेस के साथ अलायंस करना था, ये अभी भी हो रहा है।